बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसको जो हमने शुरू की अपना बेड वेटिंग के बारे में और एंजियोटेसिस के बारे में जो बात करनी आपसे मैंने शुरू की थी, तो उस सिलसिले को अब आगे बढ़ाते हैं। आई होप कि आपको पिछली वीडियो की वो याद होगी कि बच्चे ये करते क्यों हैं। अगर आप चाहें तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ कि फैमिली हिस्ट्री होती है, ब्लड का साइज़ स्मॉल हो सकता है, बच्चा रिकग्नाइज़ ही नहीं करता उन सिग्नल्स को कि वो जो ब्रेन ब्लैडर कंट्रोल एक एक्सेस होता है वो शायद कुछ बच्चों में डेवलप ज़रा देर से होता है, तो वो एक वजह हो सकती है। जिन बच्चों में स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, स्लीप एपनिया होता है, उनमें कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं या बहुत डीप स्लीप होती है जिस दौरान में ये बच्चा ये कर लेता है। कुछ बीमारियां ऐसी जैसे डायबिटीज़ मेलाइटिस है या डायबिटीज़ इंसिपिडस है, इसमें कर लेते हैं बच्चे। जिन बच्चों में पेशाब की इन्फेक्शन बार बार हो रही होती है, उन बच्चों में भी ये वाला मसला ज़्यादा होता है। जिन बच्चों में पेट के कीड़ों का मसला होता है, वर्म इन्फेस्टेशन होती हैं, स्पेशली जो पिन वर्म्स होते हैं जो रात को बाहर निकलते हैं और ख़ारिश ज़्यादा होती है, उनमें ये मसला होता है। जिनको कब्ज़ रहती है बहुत ज़्यादा, वो बच्चे भी ये इस मसले का शिकार आम बच्चों के मुकाबले में ज़्यादा होते हैं। और फिर जिन बच्चों में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस होते हैं, जैसे स्कूल चेंज करने का है, कोई बहन भाई आ गया और छोटा, उसको अपनी जगह जाती हुई महसूस हुई, घर में कोई लॉस हो गया, कोई झगड़ा रहता है, पेरेंट्स की अगर कोई डिसहार्मनी है, स्कूल की कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ये सारे इस किस्म की जो बैकग्राउंड हैं उन प्रॉब्लम्स का जो कि बच्चों में इस मसले को हवा देते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं अब आगे इसकी मैनेजमेंट में जाऊं, मैं एक चीज़ जो जिन बच्चों में ख़ास तौर पे ये दिन के वक्त में भी वो बीच में उनके यूरिन निकल जाता है, तो उसकी वजूहात भी कुछ तो यही वाले फैक्टर्स उसमें काम कर रहे होते हैं। लेकिन और भी चंद एक चीज़ें होती हैं, जैसे बच्चे हैं ना, उनका ध्यान है खेल में है या कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई कार्टून देख रहे हैं, कुछ है, और वो रोके रखते हैं। वो बहुत देर तक वो अपना या गेम नहीं छोड़ के आएंगे या वो अपना कार्टून नहीं छोड़ेंगे और वो उसको रोके रखते हैं। ब्लैडर डिस्टेंड होता जाता है, वो उसको वो मतलब उसके सिग्नल्स भी रिकग्नाइज़ नहीं कर पाता है और वो बाथरूम जाता ही नहीं है बच्चा टाइम के ऊपर कि जाके अपने आप को रिलीव करे। इसीलिए और ख़ास और उसके अलावा ये बच्चे जिनमें कि ये फ़िज़ी ड्रिंक्स, ये कोक वगैरह और ये कैफ़ीनेटेड ड्रिंक्स वगैरह जो होती हैं, ये बहुत ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं, उन बच्चों में भी ये फिर ड्रिबलिंग और दिन के वक्त में भी पेशाब का निकल जाना, ये वाले मसले मसाइल ज़्यादा होने लग जाते हैं। इसीलिए अब ये मैंने ये यहाँ इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि आगे जब हम मैनेजमेंट की बात करेंगे कि इसको हमने इस सारी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है, तो उसमें फिर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हमने क्या क्या करना है। अब इसको आप इसमें आपको बहुत सारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी होती हैं। बेसिकली इसमें होम रेमेडीज़ ही हैं। देखिए, इसमें एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो कि आपने जैसे मैंने कहा कि होम रेमेडीज़ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। क्या है कि बच्चे को शाम के वक्त के बाद से पानी पीना उसका थोड़ा या फ्लूइड्स लेना उसके थोड़ा कम कर दें। अब ये इसका हाउ डज़ दैट वर्क, कि काम कैसे करता है। अब बच्चे की आपने शाम के वक्त फ्लूइड रिस्ट्रिक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि वो दिन में भी कम पी रहा है और फिर शाम के वो पी ही नहीं रहा। ओवरऑल उसकी आपने फ्लूइड की इनटेक को पूरा रखना है। ये नहीं हो कि वो पानी की कमी का शिकार हो जाए। आप इनकरेज ये करें कि वो दिन में ज़्यादा पानी पिए और शाम के वक्त में कम पिए, ठीक है। तो उससे एक ये हेल्प होती है कि वो रात के वक्त में बिस्तर पे पेशाब करने के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे। फिर कुछ पेरेंट्स में वो बहुत ज़्यादा है कि रात के वक्त बच्चों को वो फीडर पीने की आदत डाल देते हैं। अब चलें, छोटे बच्चे में तो ये मसला इतना नहीं होता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें कि वो 5-5, 6-6 साल के हैं, वो अभी भी फीडर पी रहे हैं। तो प्लीज़ ये पेरेंट्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि एक तो फीडर की आदत को ख़त्म करें, और ये रात को सोते वक्त ये दूध पिलाना कोई कंपल्सरी नहीं है, आप उन्हें शाम को पिला दीजिए ना, मसला तो वहीं का वहीं हल हो जाएगा। दूध तो ज़रूर उसके अंदर चला जाएगा और हो सकता है कि ये रात को बिस्तर पे पेशाब करने वाला मसला भी हल हो जाए। और फिर ये कि बच्चे को आपने इनकरेज ये करना है कि आपने उसको
रेगुलरली आपने उसको लेके जाना है वॉशरूम लेके जाएं और उसको इनकरेज करें कि वो यूरिन करे। एक दफ़ा में अगर गया है तो उसको 2 दफ़ा, उसको एक दफ़ा उसने कर लिया, बेशक 2 मिनट रुकें और उसके बाद दोबारा उसको बिठाएं। इसको डबल वॉइडिंग कहते हैं। ये उसकी एक हैबिट को डेवलप कर लें कि ये वो रेगुलरली इस तरह से अपने आप को फारिग करे। और उसके अलावा दिन भर की रूटीन में ये रखें, जैसे मैंने कहा ना कि बच्चे ध्यान ही नहीं देते हैं, जिस काम में मसरूफ़ हैं वो वॉशरूम जाना ही भूल जाएंगे। तो आपने फिर इसको इंश्योर करना है, आपने इस चीज़ को यकीनी बनाना है कि आप हर 2-3 घंटे के बाद बच्चे को वॉशरूम लेके जाएं, उसको बिठाएं। और फिर वहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है कि ये नहीं कि बच्चा बस बैठा और उठा और भाग पड़ा। उसको परेशानी होती है ना कि कार्टून उसका मिस हो जाएगा या वो गेम में उसकी बारी चली जाएगी। तो आपने ये इंश्योर करना है कि बच्चा जब बाथरूम गया तो वो तसल्ली के साथ बैठ के अपने आप को फारिग करे। और ये काम आपने रेगुलरली हर 2-3 घंटे के बाद आपने इस चीज़ को, अब ये आपकी ज़िम्मेदारी बन जाती है। इसको टाइम्ड वॉइडिंग भी कहते हैं कि ये आपने रेगुलरली बच्चे को वो करना है कि वो करता रहे, बाकायदगी के साथ वॉशरूम जाए और अपने आप को फारिग करे और तसल्ली के साथ करे, जल्दी जल्दी ना करे। कई बच्चे ये होते हैं कि वो रोक लेते हैं, थोड़ा सा किया, अम्मी की तसल्ली होगी, चलो भागो। ऐसा नहीं करना है, तसल्ली के साथ बैठ के करें, ठीक है। उसके अलावा फिर जैसे मैंने कहा कि वो फिज़ी ड्रिंक्स, ये कैफिनेटेड ड्रिंक्स वो जितनी है ना, कोशिश ये करें कि ये बेवरेजेस और जूसेस और ये फिज़ी ड्रिंक्स और ये इन चीज़ों का इस्तेमाल ख़ास तौर पे उन बच्चों में जिनमें कि दिन के वक्त में और रात के वक्त में ये बिस्तर पे पेशाब करने वाला मसला होता है, पूरी कोशिश ये करें कि ये कैफ़ीन कंटेनिंग ड्रिंक्स जो होती हैं ये इनको आप डिस्करेज करें ना, कोशिश ये करें कि कम से कम इसका इस्तेमाल करें। फिर जैसे मैंने पहले बताया था कि वर्म इन्फेस्टेशन एक मसला है जिसमें बच्चों में बिस्तर में पेशाब करने का प्रॉब्लम है। वो अगर रिकग्नाइज़ आप कर लेते हैं, डायग्नोज कर लेते हैं, तो फिर बच्चे में उसको डीवर्म करना, पेट के कीड़ों की दवा इस्तेमाल करना, वो भी हेल्प कर सकता है। और ये कई दफ़ा रिपीट भी करनी पड़ जाती है, एक दफ़ा करने से कई दफ़ा मसला हल नहीं होता। फिर जिन बच्चों में कब्ज़ का मसला है, आपने ये, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, इसीलिए मैंने कॉन्स्टिपेशन के ऊपर वो 2 वीडियोस की, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के साथ बहुत मसाइल हैं ना, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी हो रही होती हैं, ये एंटीयूरिसिस का प्रॉब्लम भी हो रहा होता है। फिर कॉन्स्टिपेशन इन इटसेल्फ एक मसला है, एपेटाइट डिस्टर्बेंसेस होने लग जाती हैं। तो फिर कॉन्स्टिपेशन का आपने एक जो इलाज है वो आपने ठीक तरीके से करना है और उससे भी आपके बच्चे को काफ़ी हेल्प मिलेगी। रैशेज़ अगर हो गए हैं तो उसके लिए रैशेज़ की ट्रीटमेंट, क्योंकि रैशेज़ इरिटेट भी करते हैं और उसकी वजह से वो कई दफ़ा ये वॉइडिंग, मतलब ये एक तरह का वो सॉर्ट ऑफ विशियस सर्कल बनता है ना कि रैश की वजह से एंजियोसिस हो रहा है, एंजियोसिस रैश को मज़ीद ख़राब कर रहा है, तो वो मसला ठीक ही नहीं होता। तो एक को ठीक करें तो दोनों ठीक होना शुरू हो जाते हैं। उसके अलावा जो एक जैसे स्ट्रेस हमने एक बात की थी, तो उसके लिए फिर बहुत डिटेल में तसल्ली के साथ बच्चे के साथ बैठ के बात करनी है। आपने कोशिश करनी है कि रिकग्नाइज़ करें कि मसला क्या है, वजह क्या है जिसकी वजह से ये बच्चा जो है अपनी परेशानी, कई दफ़ा बच्चे माँ बाप से शेयर नहीं करते, इग्नोर मतलब छुपाने की कोशिश करते हैं, स्पेशली जो बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं। तो उसमें फिर आपकी एक सिंपैथेटिक एटीट्यूड जो है वो बच्चे की बहुत हेल्प कर सकता है। फिर एक और रिकमेंडेशन ये होती है कि बच्चों में जो हेल्प कर सकती है वो रिवॉर्ड और इग्नोर फिनोमेनन होता है कि आपने बच्चे को जिस दिन वो नहीं करता पेशाब बिस्तर पे तो उसको ज़रूर कोई इनाम दें, उसको इनकरेज करें। और अगर हो जाता है, खुदा न खास्ता ये एक्सीडेंट हो जाता है, वो बिस्तर पे पेशाब उसका निकल जाता है, तो फिर डांट डपट मत करें, ये कोई मसले का हल नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ये कर सकते हैं कि अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है तो उसको कहेंगे हाँ जी ठीक है, अपने ये शीट्स वगैरह उठा के बाथरूम में एक साइड पे वो खुद ही रख दे। वो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट जब उसको होगा तो शायद उसके अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि हाँ जी ये बार बार मुझे भी करना पड़ता है, तो मैं इस मसले को हल करने में कुछ मैं भी एफ़र्ट करूँ। अच्छा, वेस्ट में एक चीज़ जो बहुत रेगुलरली इस चीज़ के लिए इस्तेमाल होती है, हमारे यहाँ उसका यूज़ अभी तक मैंने कोई ऐसा फ्रीक्वेंटली होते हुए नहीं देखा, वो है अलार्म सिस्टम।
अलार्म ऐसा उसके सेंसर उसके प्रोब बच्चे के साथ लगा देते हैं, और वो जैसे ही थोड़ा सा उसके अंडरगारमेंट्स या वो उसके हल्का सा भी गीला होने की कोई वो सिग्नल आता है तो वो अलार्म बज जाता है। तो अलार्म से ज़ाहिर है उसमें और कई से ऐसे अलार्म हैं जिसमें कि वाइब्रेशन भी साथ होती है, तो या तो वो अलार्म की वजह से या वाइब्रेशन से वो बच्चा भी उठ जाता है, और ज़ाहिर है और छोटा बच्चा है तो पेरेंट्स को भी साथ उठना होगा और वो उसको लेके जाएं वॉशरूम में और उसको इनकरेज करें कि वो यूरिन करें। इसका फ़ायदा ये होता है, और ये रिकमेंडेड ये है वैसे कि ये अलार्म सिस्टम जो है ये कहते हैं कि इसके रिज़ल्ट सबसे अच्छे हैं और रिलेटिवली इसमें रिलैप्स रेट बहुत कम है। क्योंकि होता इसमें यह है कि जब ये बार बार इस तरह अलार्म के साथ उठना पड़ता है तो बच्चे को भी वो फिर वो सेंस डेवलप होने लग जाती है कि उसमें वो टाइमिंग्स ऐसी सेट हो जाती हैं कि वो कई दफ़ा अलार्म के बगैर भी खुद उठ के तो जाके वॉशरूम में अपने आप को रिलीव कर लेता है। और इसमें रिकमेंडेड ये है कि जब ये अलार्म सिस्टम काम करना शुरू कर दे और बच्चा ड्राई रहना शुरू हो जाए तो उसके बाद भी आप कोशिश ये करें कि 1-2 महीने कम से कम इस अलार्म सिस्टम को चलाते रहें ताकि वो इफ़ेक्ट जो है वो उसका परमानेंट हो जाए। सो ये अलार्म सिस्टम जो है ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है, और अगर आपको इसकी सहूलत कहीं मुयस्सर हो तो इससे ज़रूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। जैसे मैंने बताया कि वो कैफ़ीन वाली ड्रिंक्स, अब उसमें बहुत सारे ये चॉकलेट्स हैं और कोला ड्रिंक्स हैं और कॉफ़ी वगैरह है। आजकल तो वो बहुत चिल लाटे और ये मतलब बहुत इस तरह की छोटे छोटे बच्चे भी ये सब कुछ पी रहे होते हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि ये इस किस्म के जो चीज़ें हैं इनका इस्तेमाल बच्चों में कम से कम किया जाए। तो क्योंकि ये सारी ये जो चीज़ें हैं ये फिर ये ब्लैडर को इरिटेट भी करते हैं, तो ज़ाहिर है जब भी ब्लैडर उसका मसल इरिटेट होगा तो वो उसका वो फिर वो निकल जाएगा ना, बच्चे का पेशाब निकल जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा विटामिन सी वो जो होती हैं बहुत बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें जो होती हैं जिसमें कि चॉकलेट्स हैं, हनी है, शुगर है, इनका भी बहुत ज़्यादा स्पाइसी और सीजन फूड्स जो होती हैं ये सब ब्लैडर इरिटेंट्स में आते हैं। और जो एसिडिक फूड्स होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा वो जैसे लेमन जूस है या ऑरेंज जूस है, पाइनएप्पल्स, एप्पल्स, ये वो, तो जिन बच्चों में ये मसला होता है तो उनमें हमें थोड़ा सा इनकी मतलब ये नहीं कि बिल्कुल बंद कर देने हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी को थोड़ा सा आपने रेगुलेट करना होता है। ठीक है। अच्छा, और फिर कई बच्चे ऐसे हैं जिनमें के बहुत ये डेयरी प्रोडक्ट्स से भी ब्लैडर इरिटेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। तो इस चीज़ को भी आपने देखना है। वो फिर आपको ज़ाहिर है वो ये कुछ ये जो ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ों के साथ जो ब्लैडर इरिटेबिलिटी है ये आपको वो करना पड़ता है ना कि अच्छा ये चीज़ निकाली तो सिम्टम्स इम्प्रूव हुए कि नहीं हुए, अच्छा ये चीज़ दोबारा इंट्रोड्यूस की तो सिम्टम्स बढ़ गए कि नहीं बढ़ गए। तो वो इस तरह से वो हिट एंड ट्रायल करके आपको फिर अंदाज़ा हो जाता है कि किस चीज़ से आपके बच्चे का मसला जो है वो बिगड़ता है। तो फिर उस चीज़ को ज़ाहिर है आप उसकी डाइट से कम आप उसको फिर वो चीज़ें खाने पीने के लिए देंगे। अब इसको डाइट से फिर ये जो हम डाइट की बात कर रहे हैं तो अगर हम फिर फाइबर रिच चीज़ें हम बच्चों को देते हैं ना तो उससे ये है कि ये ब्लैडर इरिटेबिलिटी ये कम हो जाती है। अब आखिर में एक चीज़ और जो बहुत हमारे यहाँ पेरेंट्स ज़ाहिर है थक जाते हैं, वो भी बहुत मुश्किल काम है ना, और स्पेशली सर्दियों में तो क्योंकि वो तो कपड़ों की एक लंबी तादाद होती है जो कि ख़राब हो जाती है और फिर उनको फिर उसकी स्मेल है तो उनको उठाना, साफ़ करना, धोना और बच्चे को भी फिर चेंज करना, नहलाना, तो ये एक अच्छी खासी एक्सरसाइज होती है और इसकी वजह से बहुत घरों में कई दफ़ा मसाइल होना शुरू हो जाते हैं। तो लोगों में बहुत टेंडेंसी है कि डॉक्टर साहब कोई दवाई दे दें कि ये मसला हल हो जाए। तो अब उस तरह दवाइयों का इस्तेमाल यूजुअली बच्चों में बहुत इनकरेज नहीं किया जाता है। सही दवाइयाँ हैं, मैं अभी यहाँ पे उन दवाइयों के नामों में नहीं जाती, वो आपके बच्चों के जो डॉक्टर हैं वो आपको बहुत बेहतर इसमें बता देंगे। मुख्तलिफ़ तरीके की 2-3 किस्म की दवाइयाँ हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उनके साथ ये है कि उनकी साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल काफ़ी ज़्यादा होता है। कोशिश यही होती है कि दवाइयों के ऊपर बच्चे ना जाएं। हाँ, दवाई के नाम पे जो करना है, कोई इन्फेक्शन है तो उसको, पेशाब की इन्फेक्शन है उसे ट्रीट करें, वर्म्स का कोई मसला है उसको ट्रीट करें, कॉन्स्टिपेशन का मसला है उसको ठीक करें, तो इनके साथ ये वाले मसले बेहतर हो जाए। जो
प्राइमरीली आपने नॉक्टर्नल एंजियोरेसिस के लिए जो ड्रग्स यूज़ करनी है वो खुद से कभी भी नहीं करनी है, डॉक्टर के मशवरे से करें। आप बिल्कुल मतलब आपके पास और कोई चॉइस नहीं रह जाती है तो करके देख लें। लेकिन इन दवाइयों के साथ ये होता है कि इसमें रिलैप्स रेट जो है वो अच्छा खासा होता है। आपने दवा जब तक दे रहे हैं वो बेहतर है, बंद की थोड़े दिनों के बाद फिर मसला शुरू हो गया। तो आई होप इससे आपको कुछ अंदाज़ा हो गया होगा कि प्राइमरीली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, होम रेमेडीज़ जो हैं वो आपको इस मसले को ओवरकम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। और इसको ज़रा इनको वीडियोस को अगर आप एक दो दफ़ा ध्यान से सुन लेंगे तो आपको शायद अपने घर की या अपने बच्चे की प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करना आसान हो जाएगा। और फिर ज़ाहिर है जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर उसका सलूशन भी नज़र आ जाता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला फिर गले ने इजाज़त दी तो जल्दी, नहीं तो फिर कुछ दिनों के वक्फे से अब नेक्स्ट जो करूँगी तो वो मेरा इरादा तो ये था कि मैं वो एनकोपेरिसिस, मुझे जो बच्चे जिनकी कपड़ों में पोटी निकल जाती है, ये भी एक अच्छा खासा मसला होता है और इसके बारे में भी कोई बात नहीं करता। तो ये और वर्म इन्फेस्टेशन वाली मेरी कोशिश होगी कि मैं जल्दी ही ये दोनों वीडियोज़ भी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।